हेलो व्यूअर्स। तो जैसा आपको मालूम है कि 20 तारीख को बोर्ड का सीबीएसई का फिज़िक्स का एग्ज़ाम है क्लास 12 का। और इसके लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक सर्किट रिलेटेड इशू है, सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, या चलिए इसे भी 10 वोल्ट कर देते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ भाई, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये बहुत सीधा साधा सा सवाल दिख रहा है। एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें इसको हम P मान सकते हैं, इसको हम Q मान सकते हैं, इसको हम R मान सकते हैं, इसको हम S मान सकते हैं और इसको हम RG मान सकते हैं। तो यहाँ पर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S आ गया, क्योंकि 10/5 की वैल्यू 10/5 के बराबर ही आ जाएगी। इसका मतलब है RG कैन बी removed as no current flows in it। तो अगर मैं RG को रिमूव कर देता हूँ तो जो मेरा सर्किट है वो कुछ ऐसा दिखेगा मुझको। और यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी 10 ओम का रेजिस्टेंस होगा, यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी 5 ओम का रेजिस्टेंस होगा और यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस होगा। ये तो 10 वोल्ट है ही हमारे पास। तो ये ऊपर की तरफ 20 ओम हो गया, ये दोनों जो रजिस्टर हैं ये सीरीज़ में हो गए, ये दोनों भी सीरीज़ में हो गए। तो अब जो मेरा सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा वो मैं ऐसा बना सकता हूँ। तो यहाँ 20 ओम हो गया, यहाँ 10 ओम हो गया, यहाँ भी 10 ओम हो गया, यहाँ 10 वोल्ट हो गया। तो अब जो मेरा रेजिस्टेंस आएगा 20 और 10 का पैरेलल, वो हो जाएगा 200/30 प्लस 10। आप इसे खुद भी निकाल सकते हैं। तो R की वैल्यू आ जाएगी 50/3 ओम। तो ये मेरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। अब इसी क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि डिटरमाइन द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सर्किट। तो जहाँ तक करंट का प्रश्न है, तो अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि I करंट सर्किट से निकल रही है, तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। टोटल EMF 10 वोल्ट का लगा हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस 50/3 का लगा हुआ है। तो 3/5 एम्पियर का करंट हमारे सेल से चलना शुरू करेगा। तो अगर मैं देखूं तो मेरा जो सर्किट था वो इस प्रकार का था। तो इस सर्किट में इस करंट को अगर मैं कहूं तो ये 0.6 एम्पियर का करंट है। तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो 0.6 एम्पियर का होगा। बैलेंस ब्रिज था, यहाँ 10 ओम था, यहाँ 5 ओम था, यहाँ 10 ओम था और यहाँ 5 ओम था और यहाँ भी 10 था। तो इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है। अब जो करंट है वो नीचे वाली ब्रांच में गया और ऊपर वाली ब्रांच में गया।
तो अगर हम यहाँ पर हिसाब लगाएं तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर मैं इसको V1 से डिनोट कर दूं तो मैं इसको IR लिख सकता हूं, तो 10 इंटू 0.6 हो जाएगा। रेजिस्टेंस 10 ओम का है, करंट 0.6 एम्पियर का है, यानी 6 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। तो बचा कितना, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच में केवल 4 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा। अब ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच पैरेलल में है। यहाँ पर आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे की ब्रांच पैरेलल में है। तो क्योंकि ये पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए और वो 4 वोल्ट आना चाहिए। तो अगर ऊपर वाली ब्रांच का करंट मैं मान लूँ I1 है तो 20I1 इज इक्वल टू 4, तो I1 इज इक्वल टू 1/5 एम्पियर, यानी कि 0.2 एम्पियर। तो यहाँ आने के बाद 0.2 एम्पियर का करंट ऊपर चला जाएगा और बचा हुआ करंट कितना होगा, 0.6 माइनस 0.2, तो 0.4 का करंट नीचे चला जाएगा। तो ऊपर वाले दोनों 10 ओम में 0.4 का करंट है, 0.2 का करंट है, नीचे वाले दोनों 5 ओम में 0.4 का करंट है, बीच में डायगोनली जो 10 ओम का लगा है उसमें 0 करंट है, और जो सेल के साथ लगा हुआ है उसमें 0.6 एम्पियर का करंट है। तो हम किसी भी रजिस्टर का करंट, किसी भी रजिस्टर का वोल्टेज निकाल सकते हैं। बहुत आसान सवाल था। इसी सवाल के अंदर एक वेरिएशन कर दिया जाए तो ये सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। क्या है वो वेरिएशन? अगर मान लीजिए कि मैं आपको इस क्वेश्चन में ऐसा दे देता हूँ कि यहाँ 10 ओम का रजिस्टर है, यहाँ 5 ओम का रजिस्टर है, फिर यहाँ 5 ओम का है और यहाँ 10 ओम का है। और यहाँ भी 10 ओम का लगा हुआ। अब मैं पूछ रहा हूँ भैया रेजिस्टेंस बता दीजिए और हर ब्रांच में कितना करंट है वो भी बता दीजिए। I इन ईच ब्रांच। तो अब ये बैलेंस ब्रिज नहीं रहा। अगर मैं इसे P मान लेता हूँ, इसे Q मान लेता हूँ, इसे R मान लेता हूँ और इसे S मान लेता हूँ, तो अब अगर P अपॉन Q की वैल्यू निकाली जाए तो वो 10/5 यानी कि 2 है, और R अपॉन S की वैल्यू निकाली जाए तो 5/10 है यानी कि 1/2 है। तो अब P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर नहीं आ रही है, इसलिए ये बैलेंस ब्रिज नहीं है। तो अब ये सवाल इतनी आसानी से नहीं होगा। इस सवाल को करने का एक यूज़फुल टिप आपको दे देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं 10 ओम लगा है, इसके सामने 10 ओम लगा है, यहाँ 5 ओम लगा है, यहाँ भी 5 ओम लगा है। इस सिचुएशन में अगर इस वाले रजिस्टर में करंट आप मानते हैं कि I1 है, तो ये वाले में भी जो करंट होगा वो I1 होगा। इसी तरीके से अगर इधर करंट आपका I2 है तो यहाँ भी जो करंट होगा वो I2 होगा। तो यहाँ से फिर करंट आ कितना रहा होगा? किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अनुसार टोटल करंट लीविंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन, यानी कि यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो I1 प्लस I2 आ रहा होगा, और इसी तरीके से इस जंक्शन से जो करंट जा रहा होगा वो भी I1 प्लस I2 ही जा रहा होगा। अब आ जाते हैं बीच वाली ब्रांच में, क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज तो है नहीं तो बीच में भी करंट फ्लो करेगा। तो बीच की ब्रांच में कितना करंट होगा? तो अगर I1 करंट यहाँ गया है 10 ओम वाले में और फिर उसमें से I2 करंट चला गया है 5 ओम में, तो यहाँ जो करंट आएगा वो I1 माइनस I2 होगा। अब आप यहाँ नाम लिख लीजिए A, B, C, D, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सपोज X,
और यहाँ नाम दे देता हूँ y। तो अब अगर मैं यहाँ पर लूप ले लेता हूँ, सपोज x a b c y x, ये लूप है मेरा। तो इस लूप की अगर मैं किरचॉफ इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, -10i1 -5i2 प्लस 10 टाइम्स ऑफ -10 टाइम्स ऑफ -10 टाइम्स ऑफ i1 प्लस i2 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 10i1 20i1 हो जाएगा, और 20i1 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4i1 हो जाएगा। ये 5i2 है, 10i2 है, 15i2 है, उधर चला जाएगा तो प्लस 3i2 हो जाएगा, ये इक्वल टू 2। ये मेरी इक्वेशन बन जाती है यहाँ -10i1 -5i2 -10 टाइम्स ऑफ i1 प्लस i2 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये 10 वोल्ट का सेल है, ऐसा हम मान रहे हैं। और टेन आई वन 20 हो जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे 4 हो जाएगा, 15 को 5 से कर देंगे 3 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हम एक और लूप ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज हमने लूप ले लिया a b d और a, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, -10i1 -10 टाइम्स ऑफ i1 -i2 प्लस 5i2 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी बन जाएगा -20i2, उधर चला जाएगा ये राइट साइड में तो 4i2 रह जाएगा, और प्लस 10i2 15i2, तो ये आ जाएगा 3i2। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, 4i1 इक्वल टू 3i2। ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। और अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को देखूं तो 3i2 के बदले में 4i1 डाल सकता हूं, यानी कि 8i1 इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि i1 की वैल्यू आ गई 1/4 एम्पियर। और अगर मुझे i1 की वैल्यू पता चल गई है तो यहाँ ये वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा i2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1/4 विच इज़ 1/3 एम्पियर। तो मुझे i1 i2 दोनों मिल गए। तो अब अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि किसी भी ब्रांच का करंट बताइए, तो किसी भी ब्रांच में करंट या तो i1 है या i2 है या i1 प्लस i2 है या i1 माइनस i2 है। तो i1 i2 तो निकल ही गए हैं। अब अगर मैं i1 प्लस i2 निकालता हूँ तो 1/4 प्लस 1/3 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 7/12 एम्पियर। और अगर मैं i1 माइनस i2 निकालता हूँ तो 1/4 माइनस 1/3 आ जाएगा, दैट मीन्स -1/12 एम्पियर। इसका मतलब है कि हमने जो अपने सर्किट में एस्यूम किया था कि जो करंट है वो वर्टिकल ब्रांच में ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था, i1 माइनस i2, वो ऊपर से नीचे नहीं आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन 1/12 एम्पियर का होगा। ठीक है जी। और बाकी सब सर्किट में कितना करंट है वो हमें पता चल गया। अब बात आती है रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही लगा देंगे, E इक्वल टू आई इंटू आर इफेक्टिव। तो आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E/I। ई की वैल्यू हमने मानी थी 10, और आर इफेक्टिव हमारा कितना आ रहा, आई टोटल कितना आ रहा था, 7/12 एम्पियर। तो यहाँ पे 7 इंटू 12 कर देंगे, सो द आंसर इज 120/7 एम्पियर, ओम। सो दैट इज योर ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो हर ब्रांच का करंट भी निकल गया,
हर ब्रांच का ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस भी निकल गया। तो इसमें यूज़फुल टिप वही था कि हम उधर I1 करंट मान रहे हैं तो इधर भी I1 मानेंगे। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो फिर आप सिंपली अपना जो बेसिक किरचॉफ का डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का वो लगाएंगे। विदाउट एनी स्पेशल मेथड टू बी फॉलोड आप यहाँ मान लेंगे कि इसमें से I करंट चला था जो यहाँ जाके बंट गया, I इसमें चला गया, I माइनस I1 इसमें चला गया, उसके बाद I2 इसमें चला गया और इधर आ गया करंट आपका I1 माइनस I2, फिर इसमें करंट चला गया I माइनस I2 और यहाँ करंट आ गया I। अब इस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास 3 अननोन वेरिएबल हो गए, एक हो गया I, एक हो गया I1 और एक हो गया I2। तो आपको 3 लूप लेने पड़ेंगे। तो एक लूप आप ले सकते हैं ऊपर वाला लूप बाहर बाहर से, एक ले सकते हैं नीचे वाला लूप बाहर बाहर से, और एक आप ले सकते हैं इन 2 लूप्स में से कोई एक लूप। तो ये मैथमेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आंसर इससे भी वही आएगा। और अगर हम अब के ट्रेंड की बात करें तो जनरली आपसे सिर्फ इतना कहा जाता है कि इक्वेशन बनाइए, उन्हें सॉल्व करने के लिए आपसे नहीं कहा जाता है। 2 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर शेयर करूँगा आपसे, ये सर्किट थ्योरी से रिलेटेड है अगेन। तो अगर मुझे सेल्स सीरीज़ में दिए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसे दे दिया जाता है, तो ये 2 सेल हो गए, सपोज़ ये 10 वोल्ट का है और ये 4 ओम है, और ये 6 वोल्ट है और ये 2 ओम है, और मैं पूछता हूँ कि ई टोटल कितना होगा। तो ई टोटल हो जाएगा 10 + 6 16 वोल्ट, और आर टोटल कितना हो जाएगा, तो आर टोटल हो जाएगा 6 ओम, R1 + R2। अगर मान लिया जाए कि इस सेल को ऐसा ही रखा जाए लेकिन दूसरे सेल को उल्टा कर दिया जाए, तो ये 10 वोल्ट 4 ओम है और ये 6 वोल्ट 2 ओम है। तो अब 6 वोल्ट का जो सेल है उसकी टर्मिनल उल्टे हो गए। यहाँ देखिए, इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि 2 बच्चे लाइन में खड़े हैं और दोनों का फेस एक ही तरफ है। इस तरफ फेस है इस सेल का और इस तरफ फेस है इस सेल का, तो दोनों लाइन में खड़े हैं, वन इज फेसिंग द बैक ऑफ द अदर, तो वो सीरीज हो जाती है। और अगर ऐसा है कि 2 बच्चे खड़े हैं लाइन में, देयर बैक्स आर फेसिंग ईच अदर, तो फिर वो अपोजिंग सेल्स हो जाते हैं। तो एक को प्लस लेंगे, एक को माइनस लेंगे। ये बड़ा सेल है तो मैं इसे प्लस ले लेता हूँ, दूसरे वाले को माइनस ले लेता हूँ। तो अब जो ई टोटल मेरे पास बन के आएगा वो 10 - 6 यानी कि 4 वोल्ट आ जाएगा। बट इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का टोटली अभी भी ऐड होगा, रेजिस्टेंस माइनस नहीं होगा, वो 6 ओम ही आएगा। अब अगर मैं इन सेल्स को पैरेलल में जोड़ता तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता, ये मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये 6 वोल्ट और 2 ओम है, तो टोटल ईएमएफ कितना आता है। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, ई टोटल अपॉन आर टोटल इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। यू कैन यूज़ दिस रिजल्ट फॉर सच केसेस। अब यहाँ पर पहला प्रश्न उठता है कि E1 मुझे पता चल गया 10 है, R1 मुझे पता चल गया 4 है, E2 मुझे पता चल गया 6 और R2 पता चल गया 2, लेकिन ये आर टोटल ई टोटल तो दोनों ही नहीं मालूम मुझे। तो पहले हम आर टोटल निकालते हैं यहाँ पर। तो 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यानी कि आर टोटल की वैल्यू जो आएगी तो 8/6 यानी कि 4/3 आ जाएगी।
ओम। तो ये आर टोटल हो गया। अब इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ ई टोटल इज इक्वल टू आर टोटल इंटू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। आर टोटल कितना है 4/3, ये कितना है 10/4, ये कितना है 6/2, तो ये कितना हो गया 2.5, ये कितना हो गया 3। तो ये कितना बन गया हमारे पास टोटल, ई टोटल इज इक्वल टू 4/3 इंटू 5.5 यानी कि 22/3 वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 7 वोल्ट। तो हमारे पास आ गया कि जो ई टोटल है वो 22/3 वोल्ट होगा, यानी कि इन दोनों सेल्स के इस सिस्टम को एक सिंगल सेल से रिप्लेस किया जा सकता है जो कि 22/3 वोल्ट का हो और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4/3 ओम। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमने सेल उल्टा लगा दिया एक, और अब मैं पूछता हूं कि बताओ भाई इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो फिर से हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, बट E1 जिसको हमने पहले के 10 वोल्ट 4 ओम और E2 6 वोल्ट 2 ओम लिया था, अब E2 नेगेटिव लेना पड़ेगा बस। अब आपको -6 वोल्ट लेके आप कैलकुलेशन करेंगे, रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है और फिर से आ सकता है। मान लीजिए कि ये 6 वोल्ट 3 ओम का है और ये 15 वोल्ट 3 ओम का है और ये 5 ओम का है। तो हम कह रहे हैं कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। तो किरचॉफ से भी हो जाता है ये क्वेश्चन। आमतौर पर इसमें आप इधर वाला एक लूप ले लेते हैं, इधर वाला एक लूप ले लेते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूट करके और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेते हैं। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। द अदर वे ऑफ डूइंग इट इज़ कि आप अपने सर्किट को रीअरेंज कर लीजिए इस प्रकार से। अब ये दो सेल पैरेलल में आ गए तो आप इसका इफेक्टिव ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर टोटल निकालेंगे। आर टोटल में इन दोनों को देखा जाएगा, तो 1 अपॉन आर टोटल जो आएगा 2 का पैरेलल है, तो 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3। तो आर टोटल की वैल्यू क्या आ जाती है 3/2 ओम, 1.5 ओम आ गया आर टोटल। और अगर मैं ई टोटल निकालता हूँ, ई टोटल अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 यानी कि 6/3 प्लस 15/3 यानी कि 2 + 5। तो ई टोटल कितना आ जाएगा, आर टोटल विच इज़ 3/2 इंटू 7, तो 21/2 वोल्ट। ये हमारा इफेक्टिव ईएमएफ आ गया और ये हमारा इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का है। तो अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि 5 ओम में करंट बताइए, तो आई इज़ इक्वल टू ई टोटल अपॉन आर टोटल प्लस आर एक्सटर्नल। तो ई टोटल कितना है 21/2 डिवाइडेड बाई आर टोटल 3/2 प्लस आर एक्सटर्नल विच इज़ 5। तो दिस इज़ 21/2 इंटू 2/13। तो करंट जो आएगा वो 21/13 एम्पियर का करंट। तो इस तरीके से भी ये सवाल किया जा सकता है। और भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं सर्किट थियरी के। तो इस तरह के सवाल, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। 2 सवाल आपको दे रहा हूँ। एक तो एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है, उसमें वो कहता है कि हमारे पास एक क्यूब है
और इस क्यूब के अंदर हमारे पास 12 साइड्स हैं. ईच साइड हैज़ रेसिस्टेंस स्मॉल आर. तो वो कहता है फाइंड आर टोटल बिटवीन, बॉडी डायगोनल्स की बात हो रही है, तो किसी भी बॉडी डायगोनल के अक्रॉस आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है. तो एक ये सवाल है, आंसर इसका 5/6 आर आ जाता है. अगर हर साइड का रेजिस्टेंस आर है यहाँ पर, तो जो ई टोटल आर टोटल आएगा वो 5/6 आर आ जाएगा. किरचॉफ से ये सवाल हो जाता है. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको. और इसी तरीके से एक ये भी सवाल है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और कैपेसिटर में रजिस्टर में दोनों में पूछा जाता है ये. और मान लीजिए कि सभी रेजिस्टेंस 20 ओम के हैं. और हम आपसे कह रहे हैं कि आर टोटल बताइए कितना है. तो आपको बताना है कि भाई ये सवाल कैसे होंगे दोनों. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.